कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ के कंसेप्ट को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बात आती है विश्वास। विश्वास क्या होता है भाई? कुछ विचारक विश्वास को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। विश्वास से अभिप्राय किसी के प्रति आस्था, श्रद्धा, लगाव या समर्पण की भावना। ठीक है, तो विश्वास से क्या अभिप्राय है? किसी के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करना क्या कहलाता है? विश्वास कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है या जो समाज है उसमें ऐसी बातें होती हैं जिनकी सच्चाई व असत्यता को किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो हम टेक्स्ट बुक या जितने भी हमारे हिस्टोरिकल ग्रंथ है उसमें लिखी हुई बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, उसे जो का त्यों ही मान लेते हैं, कोई तर्क या वितर्क नहीं करते। यही आस्था या विश्वास कहलाता है। ठीक है, तो विश्वास क्या है? किसी चीज के प्रति आस्था, श्रद्धा या लगाव। जैसे हमारा हमारे भगवान के प्रति क्या है? विश्वास है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं, हमारा पाठक उसको ग्रंथों में जो चीजें लिखी हैं उस पे हम बिना तर्क वितर्क करे क्या करते हैं? सीधा मान लेते हैं। तो वो क्या है? आस्था या विश्वास कहलाता है। अलग अलग जाति धर्मों के लोग, संस्कृति के लोग अपने अपने रीति रिवाजों में, परंपराओं में, जो उनकी पहले से चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और विश्वास के साथ मानते हुए चलते हैं। ठीक है, और उन्हें डर होता है कि यदि उनका विश्वास कहीं डगमगा गया, अर्थात यदि कोई उनका अनुसरण यथावत नहीं किया गया तो उन्हें किसी अशुभ या मंगल कार्य का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं लोगों का विश्वास है कि अगर बिल्ली रास्ता कट जाती है तो लोग उसी रास्ते पर फिर से चले तो अवश्य ही उनका दिन खराब हो जाएगा। लोग आज भी 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। लोग विश्वास के आधार पर धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को जो का त्यों मानते हैं। ठीक है, तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। जितने भी हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, विभिन्न साइंटिफिक तथ्य है, आत्मा परमात्मा संबंधी उपलब्ध जानकारी का स्रोत क्या है? सब विश्वास ही माना जाता है। ठीक है, आरती समझ में आ गया विश्वास क्या होता है? यस मैम। ऋतु पेज नंबर 80 निकाल लेना बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, सूचना, विश्वास समझ में आ गया। विश्वास का अभिप्राय किसी के प्रति श्रद्धा, आस्था या लगाव या समर्पण होता है। जैसे कि हम मानते हैं हमारे ग्रंथों में जितनी बातें लिखी होती हैं उनको हम जो का त्यों मानते हैं क्योंकि ये हमारा विश्वास है। और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज का हमारा दिन खराब जाएगा, तो हम थोड़ा रुक के चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा विश्वास कहलाता है। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना देना, सूचना का क्या होता है भाई? किसी संदेश को किसी के पास पहुंचाने या ग्रहण करने का स्रोत। ठीक है, सूचना का क्या है? हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी और फिर आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया इन्फॉर्मेशन को। इसका अर्थ है जानकारी देना। अगर इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है? जानकारी देना। जो रिसीवर होता है वो किसी की भी जानकारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से हो सकती है। ठीक है, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर है, उसको किसी भी चीज की जानकारी, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस या सूचना द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यह अनुभव करना कि जहरीले सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करना जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर किताबों, पत्रिकाओं, फिल्मों आदि द्वारा। देखो, डायरेक्ट तो क्या होता है? जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट में तो मान लो तुमने खुद उस चीज को फील किया है तब आपको पता चली है, वो होती है डायरेक्ट। दूसरा क्या है? जब दूसरों ने आपको बताया उस चीज के बारे में तो वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कहलाती है। ठीक है, जब संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो हम आपको उनके अनुसार डालने व ठीक ढंग से एडजस्ट होकर जीना सीखते हैं। हम प्राय लोगों को कहते सुनते हैं कि क्या आप मुझे इस विषय पर कोई सूचना देंगे, क्या आपके पास कोई विशेष सूचना है, या आप यह सूचना उनको दे दें, आदि आदि। सूचना का अभिप्राय है जानकारी को, ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाना या जितने भी हमारे पास डाटा है उसका आदान प्रदान करना। यही क्या कहलाती है? आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है। एक व्यक्ति क्या है? किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को जिसको उसकी जरूरत होती है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी स्थान से, घटना से, समय से, इन्वायरमेंट से, या हमारे जिंदगी के किसी और पहलू से भी संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारी सूचना। नेहा पेज नंबर 80 पढ़ रहे हैं बेटे। ओके मैम, गुड मॉर्निंग।
जिसमें हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बिलीफ और इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी देना। जब हम किसी चीज के बारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जानकारी हासिल करते हैं तो वो क्या कहलाती है? नॉलेज कहलाती है। ठीक है, सॉरी नॉलेज में इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जिसको जरूरत होती है उसके पास तक मैसेज भेज देते हैं। उसके बाद आती है बात नॉलेज की। नॉलेज क्या है? नॉलेज वह धारणा है जो व्यक्ति को साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेंगे, यानी कि खुद के अंदर झांक कर देखने की प्रेरणा देती है। ले भाई गई लाइट, अब कटेगी। ठीक है, तो ज्ञान वह धारणा है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती है। ज्ञान वह प्रोसेस है जो व्यक्ति को अज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। मानव का अंतःकरण केवल ज्ञान के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ज्ञान सीखने व सिखाने की वह प्रोसेस है जिसके द्वारा वह प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि अनुभव पर विचार करती है, व्यवहार को संशोधन है। ज्ञान तो जन्मजात ही विद्यमान होता है। ठीक है, परंतु बुद्धि एवं अनुभव ज्ञान को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना सिखाते हैं। ज्ञान केवल जानकारी देना ही नहीं अपितु बच्चों को ज्ञानी बनाना अर्थात सूझबूझ, चिंतन, तर्क, परिणाम आदि के रूप में गहन अध्ययन करता है और संपूर्णता को प्राप्त करना है। ज्ञान का अर्थ है विश्वास को दृढ़ बनाना। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का स्रोत है और प्रारंभिक अवस्था में हर बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वह धारणा है जो व्यक्ति को अपने आप से रूबरू आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि नॉलेज क्या है? जो बच्चे को अपने आप से मिलवाती है, जिसमें बच्चे को पता लगता है कि उसे कितना आता है, किसी चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, और ज्ञान क्या है? हमें वह प्रोसेस है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाती है। और ज्ञान एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जब तक हम जीवित रहते हैं हम कोई ना कोई ज्ञान हासिल करते रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चा हर एक ज्ञान को किसके द्वारा प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद आती है बात फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग क्या है? ज्ञान की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ज्ञान ग्रहण करने वाले को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग समझ, समझ का मतलब ये मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो या नहीं, आपको इससे लाभ हुआ है या नहीं, तो ये क्या कहलाता है? अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग से अभिप्राय ज्ञान की सार्थकता मानव जीवन के हर क्षेत्र में विकसित होने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र की समझ अर्थात जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और हर वस्तु की समझ चिंतन, मनन और तर्क के आधार पर आधारित होती है। समझ विभिन्न वस्तुओं से बने समाज के वास्तविक ज्ञान का स्रोत है। हालांकि हम प्रथम स्तर पर इन वस्तुओं को समझ नहीं पाते, परंतु जब हमें समझ आ जाती है तो इन वस्तुओं को एक दूसरे स्तर पर ज्ञान हो जाता है। समझ जाने से पहले की अवस्था समझ के ज्ञान प्राप्ति का वैध स्रोत है। समझ से प्राप्त ज्ञान वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति सीधे रूप से ग्रहण करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है? ज्ञान का की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ज्ञान ग्रहण करने वाले को लाभ हुआ है नहीं, या कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मानव जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वह सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या साइंटिफिक एरिया हो। सबकी आपके अंदर समझ होनी चाहिए, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इस स्तर पर हम वस्तुओं को समझ नहीं पाते, परंतु जब हम समझ जाते हैं तो इन वस्तुओं का दूसरे स्तर पर भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो उसके बाद आपकी समझ ज्ञान से पहले की अवस्था होती है। ठीक है भाई, समझ क्या है हमारी? ज्ञान से पहले की अवस्था, यानी कि पहले अंडरस्टैंडिंग होएगी फिर हमारे अंदर नॉलेज क्रिएट होएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञान का वह रूप जिसके अंदर स्थूल और सूक्ष्म की जानकारी प्राप्त हो, तथ्यों के आधार या सार्थक ढांचा खड़ा करते हैं, यह वास्तविकता और सच्चाई को दर्शाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार उसको ऐसी विधा कहा जाता है कि सच्चाई से संबंधित तथ्य और मानसिक विकास संभव है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि मैं उड़ नहीं सकती, यह सच्चाई से संबंधित तथ्य है। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और यह जानना और यह संभव या असंभव, इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होगी।
अतः ज्ञान के महत्व को देखते हुए यह कहना उचित ही होगा कि प्राचीन युग को इस तरह ज्ञान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य भले ही न हो और आज के युग में सर्वोच्च न माना जाए, परंतु ज्ञान को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अवश्य एक अंग माना जाए, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ज्ञान सशक्त साधन है और ज्ञान की पूर्णता ज्ञान प्राप्त करने वाले में उसके समझ पर ही होती है। तो ये थे हमारा कौन सा, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, आपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझा है या इसका अर्थ कुछ अलग लगाया है उन्हें। तो उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति को, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विज्ञान, कोई से भी एरिया हो, सब में व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये थे हमारे ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट। अब अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, वो कंसेप्ट है हमारा बॉडीज ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड वैलिडेशन प्रोसेस। ज्ञान के रूप, ज्ञान के विभिन्न प्रकार और उनकी वैध प्रक्रियाएं। बॉडी ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड द वैलिडेशन प्रोसेस। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए और उनके वैलिड प्रोसेस का प्रकाश डालिए। ठीक है, सबसे पहले तो टाइप ऑफ ज्ञान। ज्ञान को निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य ज्ञान, भारतीय दृष्टिकोण और विशिष्ट प्रकार का। सामान्य ज्ञान, भारतीय दृष्टि का और विशिष्ट प्रकार का। बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, चारों के मान लो क्वेश्चन आ जाए तो इनके अलग अलग आपको क्या लिख के आने हैं। चार है, मैक्सिमम 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मान लो 8 नंबर में आ गया तो दो दो नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग बिलीफ लिखना है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, 2 नंबर के अकॉर्डिंग नॉलेज और 2 नंबर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को ना बेटा आज आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुम ना कोई इमोजी सेंड कर दिया करो, मेरे को पता नहीं लग रहा क्या बोल रहे हो आप, क्या नहीं बोल रहे, और ये क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता लग रहा मुझे। तो बस मेरी तो सही आती होगी। ठीक है बेटे, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो फिर। बॉडीज ऑफ नॉलेज या डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देयर वैलिडेशन प्रोसेस। आपसे पूछा गया है कि नॉलेज के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप की नॉलेज आपके आसपास होती है। तो देखिए, नॉलेज के प्रकार 3 टाइप की बताई हैं। एक तो है बिल्कुल जनरल नॉलेज आ गई, दूसरी है आपकी इंडियन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, और तीसरी है आपकी स्पेशल टाइप की। तो फर्स्ट टाइप की जो नॉलेज है उसमें आती है आपकी ए प्रायोरी। ठीक है, ए प्रायोरी और एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है, जो आपकी सामान्य प्रकार की जो नॉलेज है, जनरल जो नॉलेज है, इसमें ए प्रायोरी और एम्पेरिकल। भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आती है फिर आपकी पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है, पराविद्या और अपराविद्या। उसके बाद है थर्ड जो आती है आपकी विशिष्ट प्रकार की, इसमें है आपकी अथॉरिटेटिव, एम्पेरिकल, रैशनल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज, इनिटेटिव नॉलेज एंड रिवेल्ड नॉलेज। ठीक है, ये है आपके नॉलेज। आपकी कितने प्रकार की बताई इन्होंने? 3 प्रकार की नॉलेज बताई है। एक तो है जनरल टाइप ऑफ नॉलेज, दूसरी है इंडियन विजन के अकॉर्डिंग या भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, और तीसरी है स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। जो आपकी जर्नल है उसमें 2 टाइप बताई हैं इसमें। फर्स्ट है ए प्रायोरी, दूसरी है इंपेरिकल नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, जनरल टाइप में 2 प्रकार की है, ए प्रायोरी वाली और दूसरी इंपेरिकल। ठीक है, इंपेरिकल। उसके बाद भारतीय दृष्टिकोण की बात करेंगे तो पराविद्या और अपराविद्या, और स्पेशल टाइप की में बात करेंगे अथॉरिटेटिव, इंपेरिकल, साइंटिफिक, फंक्शनल, इंट्यूटिव। ठीक है, इस टाइप की। जो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। जनरल टाइप ऑफ नॉलेज, ये क्या है भाई? ज्ञान की प्रकृति और न्याय के स्तर के आधार पर हम प्रकार से विस्तृत रूप से कहने, देखो भाई, ज्ञान के आधार पर जनरल टाइप ऑफ नॉलेज, जनरल टाइप ऑफ नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है ए प्रायोरी नॉलेज की। इसमें क्या है, साधारण रूप से मानते हुए ए
प्रायोरी ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके मुख्य उदाहरण है तर्क और गणित से मिलते हैं। ये देखने के लिए कि 5 + 7 12 होते हैं, 5 और 7 चीजें लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर कुल संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल सोचने से ही जान लेते हैं कि कुल संख्या कितनी होगी। कथन कहावतें तथा कथित सत्य इसी के प्रायोरी जानकारी से संबंधित हैं। ठीक है भाई, ए प्रायोरी क्या है? साधारण रूप से हम जब किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी ए प्रायोरी। जैसे आपको सबसे पहले क्लास में जब आप छोटे थे, केजी क्लास में या फर्स्ट क्लास में, जब आपको एडिशन वाले सम समझाए तो क्या किया? जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको जब सम समझ में नहीं आते तब उसको दे देते, बेटा देखो 5 चॉकलेट ये है तुम्हारी, 7 चॉकलेट ये है, इन सबको मिला दो तो कितनी चॉकलेट बन जाएंगी। तो बच्चा क्या है, वैसे हम उसको क्वेश्चन करते हैं 5 + 7 कर दिया, वो नहीं जवाब दे पाता। लेकिन अगर इस तरीके से उसको हम पूछते हैं, टॉफी दे देते हैं या चॉकलेट या कुछ और उसके टॉयज रख देते हैं, तो वो इजीली उसको काउंट कर पाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ए प्रायोरी नॉलेज बोलते हैं। दूसरी है आपकी एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल ज्ञान पर आधारित ज्ञान प्रायोरी जानकारी से अलग है। हमें यह हमारी सेंस बाह्य जगत से निरीक्षण और आत्म निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होती है। यह सेंस जागरूकता पर आधारित होती है और हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिया हमारे ज्ञान के प्रवेश द्वार होती है और वातावरण में अपने आप को जानने में सहायता मिलती है। प्राप्त की सारी वैज्ञानिक जानकारी इंपेरिकल जानकारी से संबंधित। देखो भाई, इंपेरिकल जो नॉलेज है, पहले वाले में तो क्या थी हमारी ए प्रायोरिटी, जिसमें बच्चे को हमने क्या है, कोई भी टॉयज वगैरह या फिर टॉफी चॉकलेट वगैरह देके उस तरीके से बच्चे को समझाया। एम्पेरिकल नॉलेज है जिसमें हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, जिसमें हम देख कर, सुन कर, ठीक है, इन चीजों से या फील करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एम्पेरिकल के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए भाई, दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कौन सी बताई गई है भाई? पाराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में क्या बताया गया है कि ज्ञान भौतिक संसार से संबंधित है। ठीक है, भौतिक संसार से संबंधित है, पांचों ज्ञानेंद्रिया और तर्क से प्राप्त की जा सकती है। अपराविद्या का संबंध दूसरे जगत प्रकृति में व्याप्त आध्यात्मिकता से है और ये मानव प्रकृति का सबसे ऊंचा स्तर है। ये स्वयं से, आत्मा से, परमात्मा से, और देखो भाई, पराविद्या में तो ये हो गया हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज ले रहे हैं, जैसे अब आप जो पढ़ रहे हो ये पराविद्या है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है इस पराविद्या में कि हम भौतिक संसार के बारे में, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, बुकों से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, आप हम पढ़ते हैं पूरी देश दुनिया के बारे में, अपने यहाँ के बारे में, क्या शासन व्यवस्था, ये सारे जो हम अभी जो पढ़ रहे हो वो पराविद्या है। और अपराविद्या क्या होती है? जो प्रकृति से, जब आप क्या है, प्रकृति में बैठकर मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, ठीक है, और प्रकृति के साथ ही आप अटैच हो जाते हो, आध्यात्मिक नॉलेज जो प्राप्त करते हो, वो क्या कहलाती है? आपकी अपराविद्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। इसमें भी 6-7 प्रकार की बताई है। सबसे पहली है आपकी अथॉरिटेटिव। यह नॉलेज किसी अधिकारी द्वारा उत्पन्न किया जाता है और रिसर्च पर आधारित समस्त जानकारी अधिकारात्मक जानकारी हो सकती है। अथॉरिटेटिव ये नॉलेज क्या है? मान ले कोई हाई अथॉरिटी का पर्सन है, उसके द्वारा जारी की जाती है तो सभी लोग उसको मानते हैं। उसके बाद है इंपेरिकल या समझ पर आधारित ज्ञान, जो आपके इंद्रियों और निरीक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंपेरिकल नॉलेज है। ये फर्स्ट वाले में भी आई थी, सिंपल वाले में भी आई थी। उसके बाद है रैशनल नॉलेज, विवेक पूर्ण ज्ञान। तर्क द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी को विवेक पूर्ण ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तर्क, वितर्क और आलोचना, सोच विवेक पूर्ण ज्ञान की राह दिखाता है। ठीक है, विवेक पूर्ण जिसमें आप तर्क द्वारा कोई भी फैक्ट को मानते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल निकालने के बाद, उसको क्रिटिसाइज करने के बाद, जब आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, तभी आप उस चीज को अचीव करते हो या ग्रहण करते हो या मानते हो। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक नॉलेज। ये वो ज्ञान होता है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हो वो साइंटिफिक नॉलेज होती है। प्रैग्मेटिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक क्रियात्मक ज्ञान, क्रियात्मक जिसको आप फंक्शनल भी नाम दे सकते हो, जिसमें व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है या खुद उस काम को खत्म कर रहा है, उसके द्वारा जो उसने अनुभव, जो एक्सपीरियंस लिया और जो ज्ञान प्राप्त किया, वो आपका प्रैग्मेटिक नॉलेज कहलाती है। उसके बाद है आपकी इंटेटिव नॉलेज। इंटेटिव नॉलेज यह है
बिना तर्क के प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान है। यह ज्ञान जो स्वभाव से व्यक्तिगत और नैसर्गिक हो, इन्यूटेटिव ज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह न तो इंद्रियों से, न तर्क से, न व्यक्तिगत अनुभव से, जो कि दोहराया जा सके, से संबंधित है, और न ही किसी साइंटिफिक रूप से पुष्टि हो सकती है। इनिटेटिव नॉलेज क्या है भाई? जो ना तो किसी फैक्ट को मानता, ना ही कोई ये मानता कि इंद्रियों से सीखते हैं हम, ना कोई तर्क से मानता, ना कोई एक्सपीरियंस से मांगा। अरे जैसी बुक दे दी वैसी वैसी रट दी। ठीक है, वो क्या है आपकी इनिटेटिव नॉलेज, यानी कि आप ना अपने एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं, ना इंद्रियों का। मान लीजिए आपको लिखना पड़ जाए, कोई प्रैक्टिकल आप लिख रहे हो, तो प्रैक्टिकल लिख रहे हो उसमें कौन सा तुम सोच क्या पढ़ के लिखते हो? उसमें तो जो तुमने दे रखा है टेपे मार के लिख दिया। ठीक है, तो उससे जो नॉलेज आपने प्राप्त की, जो की तो ठीक है, मान लो आपने 50 पेज करे हैं, आपने पढ़ के नहीं, आपने फटाफट फटाफट लिखे हैं, तो आपको एक पेज भी याद नहीं मिलेगा, या थोड़ा बहुत जो मेन मेन हेडिंग है वो। तो ये क्या है? इनिटेटिव नॉलेज। आगे है आपकी रिवेलेटेड नॉलेज, प्रकट किया गया ज्ञान। ये नॉलेज जो कि एक देवी स्रोत से आता है और मानव द्वारा संचारित किया जाता है, प्रकट किए जाने वाले ज्ञान के रूप में जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकों जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथों में पाई जाने वाली जानकारी रहस्य प्रकट करने वाली होती है। यह जानकारी परंपरागत और सार्वभौमिक होती है और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, रिवेलेटेड नॉलेज यानी कि प्रकट किया हुआ ज्ञान, जो ज्ञान आप अपने धर्म ग्रंथों से प्राप्त करते हैं वो इसी का पार्ट है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ तक जितने भी टाइप थे नॉलेज के, सबको क्लियर हैं? सबको क्लियर है टाइप ऑफ नॉलेज? ठीक है बेटे। उसके बाद है सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। ये तो थे टाइप, किस किस टाइप का ज्ञान होता है। अब इन ज्ञान को आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, वही है जो इनके इसमें स्पेशल में दे रखे थे। देख, एक तो आपका इंट्यूशन से, बिना सीखे मिलने वाला ज्ञान। इस प्रकार का ज्ञान अकस्मात और नैसर्गिक होता है, इसमें इंद्रिय और मन की कोई योगदान नहीं होता। संदेश की एक लहर किसी व्यक्ति द्वारा सुनी जाती है, अनुभव की जाती है, मानव द्वारा उस विशेष अनुभव को महसूस किया जाता है, सच साबित होता है, प्रकटीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार कुछ ही व्यक्तियों के साथ होता है जिनका हृदय पवित्र होता है और सभी व्यक्ति विभिन्न समय पर इसे अनुभव करते हैं। देखो भाई, बिना सीखे मिलने वाला ज्ञान, कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं सीख रहे होते, फिर भी हमने किसी से कोई बात सुन ली और वो बात हमारे दिमाग में रह जाती है, वो ज्ञान हमारे दिमाग में रिपीट रह जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका इंट्यूशन वाला, बिना सीखा जाने वाला ज्ञान कहलाता है। उसके बाद है रेलिवेशंस। ठीक है, रिवेलिएशन यानी कि प्रकटीकरण, वह ज्ञान जो बाह्य और अधिकारिक शक्ति थे। ये आपका लास्ट में भी था, लास्ट वाला पॉइंट, प्रकट किया गया ज्ञान, जो आप अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ते हो, गीता से, महाभारत, इससे आप कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से जो नॉलेज आपको, वो क्या है? आपकी प्रकट किया हुआ ज्ञान है। ठीक है, यह सभी समय और सभी स्थानों पर स्वीकार्य होता है, यह काल और देश की सीमाओं में नहीं बंधती। उसके बाद है अथॉरिटेटिव, अधिकार। अधिकार का ज्ञान किसी अधिकारी या जानकारी की किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ से प्राप्त किया जाता है। एक फिलोसफर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिजिशियन आदि अध्ययन या ज्ञान के विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों से के विभिन्न उदाहरण हैं, और किसी भी कुशल व्यक्ति और विशेषज्ञता द्वारा जो कहा या लिखा जाता है उसे अंतिम व स्तरीय मान लिया जाता है। आगे बताया गया है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा जो चीजें हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाता है। तर्क, तर्क होता है रीजन। ये क्या है? मन को संकेत देता है कि भाई मैं तेरे नॉलेज को क्या मानूं, क्यों मानूं, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कोई राय या परिणाम प्राप्त करता है, और एक व्यक्ति को तर्क करने में समर्थ बनाने के लिए इंडक्शन और डिडक्शन जैसे सुनिश्चित करता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो उसके देखकर या सुनकर जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सपेरिमेंटेशन से प्राप्त ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज जो आपने स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज पढ़े, उन्हीं को सोर्स ऑफ नॉलेज भी बताया गया है। ठीक है, आ गया सानिया? तेरे भी टॉपिक मिल रहे हैं बेटे और समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आ रहा है। नॉलेज वाला पढ़ा रहे हो ना आप, वही है मेरे में।
सुनाई नहीं दे रहा बेटे, फोन में पता नहीं क्या हो रखा है, नहीं तो पहले तो तुम लोगों की अच्छे से आवाज सुनाई देती थी। हाय राम। ठीक है, तो अब करेंगे हम व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम और एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरिकुलम, कैरिकुलम जिसको आप क्या बोलते हो, ये दौड़ का या वो रास्ता है जिसके ऊपर दौड़ कर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जो पढ़ रहे हो ये क्या है, आपका कैरिकुलम है। ठीक है, पाठ्यक्रम है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, यानी कि जो जो हमारा सिलेबस भी इसी के अंदर शामिल होता है, समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा किया गया, इसका अर्थ है अधिक व्यापक रूप में लिया जाता है। देखो अगर देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा छोटा होता है और कैरिकुलम क्या होता है, इसका एरिया बड़ा होता है। मीनिंग ये है कि कैरिकुलम जो आपके लेटिन भाषा के कुर्रेर वर्ड से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इसमें आप लिखोगे पाठ्यक्रम का वह दौड़ का मैदान है जिसके ऊपर दौड़कर आप अपने लक्ष्यों को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। जैसे जैसे अब आप लोग जेबीटी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने कैरिकुलम है। कैरिकुलम यानी कि जो बुक्स है, इसके मेन पेज के आगे जो भी आपको सिलेबस दे रखा है या कैरिकुलम है, इसी को पढ़कर आप अच्छे नंबर लेते हो। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है कैरिकुलम का। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। ये जो कैरिकुलम होता है ये आपका सब्जेक्ट और जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका कुल टोटल होता है। ठीक है, एक तो सिलेबस होता है प्रॉपर आपकी बुक का, एक टेक्स्ट बुक का सिलेबस। कैरिकुलम में आपका सिलेबस भी, आपके अकेडमिक्स और नॉन अकेडमिक्स यानी कि आपके को कैरिकुलम एक्टिविटीज भी, ये सारी चीजें आपकी कैरिकुलम में शामिल होती हैं। ठीक है, कैरिकुलम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास समय समय पर अलग अलग फिलोसफर, जितने भी समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा भी किया गया है। पाठ्यक्रम का अर्थ है अधिक व्यापक में लेते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी एक्सपीरियंस को शामिल किया जाता है जो विद्यार्थी विद्यालय के अंदर रहकर, क्लासरूम में रहकर, कभी लाइब्रेरी में जाकर, कभी वर्कशॉप में जाकर, कभी जो लैब वगैरह है, या कभी खेल के मैदान में, वे अध्यापक व विद्यार्थी के बीच जो भी अगणित अनौपचारिक संपर्क से प्राप्त करता है वो सारा क्या कहलाता है, आपका कैरिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही बच्चे के लिए क्या है, कैरिकुलम है, जो बालक के जीवन के सभी एस्पेक्ट को प्रभावित करता है और उसका संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करने में सहायता देता है। ठीक है, समझ में आ गया, कैरिकुलम का मीनिंग लिख दोगे। कैरिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिसके ऊपर चलकर बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, इतना लंबा चौड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर एक इसमें दो तीन लोगों की दे रखी है डेफिनेशन, जो इजी डेफिनेशन लगे वो कर लेना। अब देखो भाई, पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं होती है। तो प्री प्लान्ड होता है, ये पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है कि हमें इस साल बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी करानी है। ठीक है, इसको उसी टाइम एटो टाइम नहीं। अब आप देखो, आपकी बुक्स, आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते ही आपको आप लोगों की बुक्स भी अवेलेबल मिलेंगी, आपके अंदर उसका सिलेबस भी अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले से प्लान की हुई होती है। ठीक है, आगे है सम टोटल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या बताएगी कि कैरिकुलम लर्निंग की टोटल होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वह क्या है, सबसे पहले प्रेयर में खड़ा होता है, वहां से उसने भगवान का नाम लेना सीखा, फिर क्लासेस में जाता है, फिर क्या है, एक पीरियड उसका लाइब्रेरी में भी जाता है, लाइब्रेरी में जाके वो अलग अलग बुक्सों को उठाता है, वहां से सीखता है। ठीक है, क्लास में टीचर से सीख रहा है, प्ले ग्राउंड में भी जाता है, वहां से भी सीख रहा है, अपने पीयर ग्रुप से भी सीख रहा है। तो बच्चा जो जो एक्सपीरियंस ले रहा है वो सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद है मीन्स, साधन क्या क्या है इसके। पाठ्यक्रम के लक्ष्य या जितने भी क्या है, ये एक साधन है। कैरिकुलम क्या है, एक साधन है। किस चीज का साधन है, आप अपने गोल को अचीव करने का एक साधन है क्या, आपका कैरिकुलम। दूसरा अगली बात बताई गई है डायनेमिक वाला,
जो एक कैरिकुलम है वह डायनेमिक होता है और विभिन्न प्रकार से विद्यार्थियों के लिए और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लास से के लिए भिन्न होता है और विद्यार्थी की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, एटीट्यूड जीवन के अनुरूप बनाने के लिए डायनेमिक होना आवश्यक है। देखो भाई, कैरिकुलम है जो भी आपका डायनेमिक है, फर्स्ट क्लास का, 12th क्लास का एक जैसा थोड़ी ना है सिलेबस, नहीं। बच्चों की जो एज है, जो क्लास है, उसके अकॉर्डिंग उनका कैरिकुलम क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जब कैरिकुलम तैयार किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि विद्यार्थी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या एज है, क्या योग्यता है, कितनी क्षमताएं हैं, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें ये डायनेमिक है। ठीक है, जैसे अगली क्लास में गया, अगला सिलेबस देखा उसने आगे, रिलेटेड टू लाइफ। हाँ जी, जितना भी हमारा कैरिकुलम है, कि कैरिकुलम जीवन की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा जीवन में उसके जितने भी परिवेश हैं उनके बीच सदा सदा इंटरेक्शन चलती रहती है, अंतःक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को भी व्यक्ति के जीवन और वातावरण के साथ संबंध बना रहता है। हाँ जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, हम एग्जाम्पल देते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो, तो जो भी चीज आप पढ़ते हो ना वो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पुट करते हो। आगे है वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। हाँ जी, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आप करते हो। कुछ एक्टिविटीज आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड होती है, कुछ आपकी मान लो ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड हो गई, या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, वे सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। आगे, मिरर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये हमारी एजुकेशन किस तरीके से सिस्टम जो काम कर रहा है उसका एक दर्पण है, ये दिखा देता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आगे है मोर देन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम से अधिक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, हम एक्टिविटी भी करते हैं, हम क्या इंडस्ट्रियल नॉलेज आ गई या इंडस्ट्रियल बिजनेस और ज्ञान की प्राप्ति भी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद है मिरर ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ। जीवन के दर्शन का दर्पण है। ठीक है, हमारे जीवन के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है और जीवन में क्या है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से जी रहे हैं या ऑटोक्रेटिक तरीके से, उसको भी दिखाता है। मीन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। हाँ जी, क्या है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। अगर देखो आप सिंपल बीए कर रहे हो तो उसका कैरिकुलम अलग है, आप अब टीचर बनने जा रहे हो तो आपका कैरिकुलम अलग है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। इसके क्या है, 4 आधार माने गए हैं, सामाजिक शक्तियाँ, ठीक है, सोशल पावर, आपके प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, नेचर ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग आदि प्रकृति इसमें ली गई है। इसमें एक एग्जांपल लिया है कि 8वीं कक्षा की लड़कियों के लिए विकसित किया गया पाठ्यक्रम 8वीं कक्षा के लड़कों के लिए नियुक्त हो सकता है जो किसी विशेष व्यवसायिक क्षेत्र के लिए तैयार किया गया। इसने बोला है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे एक कोर्स है गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू हो रखा है वेलनेस एंड ब्यूटी वाला, ठीक है, तो वो लड़कियों के लिए तो ठीक है, लेकिन लड़के थोड़ी ना वेलनेस एंड ब्यूटी का लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता। हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या महत्व है इसका? ठीक है भाई, हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि हमें अपना गोल अचीव करना है, हमें अपने उद्देश्यों को अचीव करना है। ठीक है, 1 मिनट रुको बेटा, स्कूल से कॉल आए। हमें कैरिकुलम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कैरिकुलम है उससे अभिप्राय उन सभी फैक्टर और एक्टिविटीज से है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। हमारे एजुकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, एक कैरिकुलम के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। आप देखो, जब भी कोई आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे आप अपने किसी भी कोर्स का एग्जाम देते हो, तो उससे पहले आपका जो भी कैरिकुलम है कि ये आपके जैसे इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, इनके अलग अलग सब्जेक्ट आ गए, ये होंगे आपकी, ये एक्टिविटीज शामिल है इस कोर्स के अंदर। जैसे आपकी SIP है, ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये भी क्या है, एक एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि आप फिजिकली तौर पर आप स्कूलों में जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, तो कैरिकुलम क्या है, हमारे शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है। ये टीचर की भी हेल्प करता है और स्टूडेंट की भी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी यही लैंग्वेज लिख देना। उसके बाद सीधे आ जाना आप इसके महत्व के ऊपर। क्या महत्व है भाई? महत्व एवं लाभ इस प्रकार है
टीचिंग मटेरियल का निर्धारण, हाँ जी, आपका जितना भी टीचिंग मटेरियल है उसको डिसाइड कौन करता है? आपका कैरिकुलम। ठीक है, मान लो अब आप सीटेट का पेपर दोगे तो सीटेट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आपकी जो टीचिंग जो भी मटेरियल है वो क्या है, जो सिलेबस बना है वो इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कैरिकुलम नहीं है तो आप क्या है, एक दृष्टिहीन हो जाओगे। जो आपकी एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ब्लाइट हो जाएगी कि क्या पढ़ाए, कहाँ से पढ़ाएं। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया की व्यवस्था होना, कि एजुकेशन प्रोसेस का एक सिस्टम तैयार करना कि भाई इस तरीके से आपको पढ़ाना है, इतनी यानी कि ये भी तैयार कर देना कि भाई आपको कंप्यूटर भी पढ़ाना है, लैब में भी लेके जाना है, बच्चों से एक्सपेरिमेंट भी करवाने हैं, बच्चों को गेम भी खिलाने हैं। ठीक है, तो एजुकेशन की जो एक प्रोसेस है उसको सिस्टमैटिक तरीके से लगाना, वो भी इसी का काम है। आगे उद्देश्यों की प्राप्ति में संभव, हमारे जितने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अब आप लोग जेबीटी कर रहे हो तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लूँ, हाईएस्ट मेरी परसेंटेज आए और जल्दी से मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँ। ठीक है, तो ये एक कैरिकुलम ही ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। आगे है एजुकेशन का समान लेवल। ठीक है, इक्वल लेवल, ये क्या है कैरिकुलम? ये तो है नहीं कि भाई आरती को इजी दे दिया मैंने, नेहा को मुश्किल दे दिया, सानिया को मॉडरेट दे दिया और रितु को बहुत डिफिकल्ट दे दिया। जी नहीं, ये क्या है, इसमें जो लेवल है वो सबका सेम रहेगा, सबका एक जैसा कैरिकुलम। हाँ, लेकिन जो स्टेप वाइज क्लास वाइज है वो क्या होता जाएगा, आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, यानी कि जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं जो आपको हेल्प करेंगी पढ़ने में, उन सब का निर्माण भी कैरिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि कैरिकुलम ही क्या है, बताएगा कि ये सब्जेक्ट, ये एरियाज आपको कवर करने हैं, इस क्लास में ये टॉपिक आपको डालने हैं। आगे है टीचिंग मेथड का चुनाव। हाँ जी, टीचिंग मेथड का चुनाव भी हमारा जो एक सिलेबस है, जो कैरिकुलम वो निर्धारित करता है। कई चीजें ऐसे होती हैं कि जो हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, प्रोजेक्टर मेथड का यूज करना पड़ता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट बेस पर हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि बच्चे की जो भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करना संभव है। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, एक ऐसा प्राणी है जो क्या है, योजनाओं क्रियाओं में रुचि लेता है। हाँ जी, देखो साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बच्चा क्या है, लेक्चर मेथड से खुश नहीं होता। बच्चा खुश होता है जब आप उसको कोई भी प्रोजेक्ट काम करना देते हो या फिर उसको कोई एक्टिविटी करवाते हो, उसमें बच्चा ज्यादा खुश रहता है और बच्चा क्या अपनी पूरा इंटरेस्ट भी दिखाता है। तो इसके द्वारा जो निश्चित समय में निश्चित कार्य पूरा करने पर विद्यार्थी को प्रसन्नता मिलती है और वे उत्साह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये बात पहले आ चुकी है आपकी कि आप अपने ऑब्जेक्टिव और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, गाइडलाइंस देता है और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हुए आप अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। आगे है सोशल एक्सपीरियंस की पूंजी। हाँ जी, सोशल एक्सपीरियंस, सबको क्या है, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां क्लास ले रही हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों का भी चारों का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग नजरिया होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या है, समाज का जो भी एक्सपीरियंस है उसको भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे हम प्लेग्राउंड में गए, बाकी बच्चों के साथ खेले, वो भी एक्सपीरियंस हमने लिया। लाइब्रेरी में जाके पढ़े, तो मैं अकेली तो बैठी नहीं थी, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम सामाजिक अनुभव की एक कैपिटल है। जो कैरिकुलम है वह शैक्षणिक प्रणाली की एक रूपरेखा है जिसमें आप एक्शन प्लान का लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं और इस कैरिकुलम द्वारा विद्यार्थी की नेचर, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान और अधिगम की विधियों का ज्ञान हमें पता लगता है। आगे लास्ट पॉइंट है इसका, इवेल्युएशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से ही सिलेबस है तो हमें इवेल्युएशन करना इजी रहेगा। एक आपके पास सिलेबस ही नहीं, मैं कहीं से कुछ उठा के रख दूं तो फिर मुझे भी पता नहीं लगेगा कि क्या दिया था और क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो अगर हमें पहले से ही पता है कि हमारे मान लो 10 ही चैप्टर आने हैं, उन्हीं 10 में से पेपर, उनको हम अच्छे से कर लेंगे, तो इसे इवेल्युएशन करना और भी इजी हो जाता है। समझ में आ गए? एक दो पॉइंट अगर आपको अपनी तरफ से लगे तो उसे भी, मेन क्या है, आप इनके पॉइंटों को याद किया करो और अंदर का खुद एक्सप्लेन करके लिखा करो। आगे बात समझ में? ठीक है, कैरिकुलम और सिलेबस वाला मैंने आपको घर से पढ़ने को दिया था, ये नहीं करवाऊंगी। अब देखो भाई, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए हमें कैरिकुलम के लिए।
पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण में आवश्यक प्रोसेस और मापदंडों का परिचय दीजिए, या कैरिकुलम फॉर्मेशन के टाइम पे जो जो प्रिंसिपल्स हम लेते हैं उनकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लेते हैं हम जब भी किसी चीज का की फॉर्मेशन करते हैं, तो कोई ये क्या है, सिलेबस की या कैरिकुलम की फॉर्मेशन करना कोई इजी टास्क नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत से विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी स्टैंडर्ड है, उनको निर्धारित किया है, और इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्या, ये सिद्धांत कोई निश्चित नहीं है, ये केवल एक सुझाव है, निश्चित नहीं है। ये क्या एक सजेशन है कि हम भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई क्या क्या प्रिंसिपल बोले हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, दूसरा कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, कीप एम एंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू होने चाहिए, क्रिएटिविटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाने वाला होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, बीइंग टेंटेटिव रादर देन फाइनल, अंतिम की अपेक्षा अनंतिम होना चाहिए, स्टडिंग करंट अफेयर जिसके अंदर आना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग वाला होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन वाला, एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। ठीक है, अब देखो भाई चाइल्ड सेंटर जब भी हमें कैरिकुलम बनाना हो, तो देखो आज का जो मेन है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड ही सिलेबस है। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंसिपल दिया कि हमें जो बनाना है बच्चों के लिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो बच्चों की रुचि, आयु, एप्टीट्यूड, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास वाले बच्चे के में 10th वाले सम डाल दिए, नहीं, बच्चे की क्या आयु है, क्या योग्यता, कौन सी क्लास है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड हमें बनाना है। आगे कम्युनिटी सेंटर्ड समाज का अध्ययन है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम स्थानीय और समाज की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को के द्वारा भी निश्चित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक स्वयं एक व्यक्ति होता है, वह अपने प्रयोजनवादियों के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक विकास की आवश्यकताएं और इच्छाएं उन व्यक्तियों को जिनके साथ बालक को रहना है इच्छाओं के अनुरूप होनी चाहिए। जो समुदाय की रीतियां, आवश्यकताओं के मूल्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना। कम्युनिटी सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने पाठ्यक्रम में, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम क्या समाज में चल रहा है, स्कूल समाज में है, तो समाज की भी रीति रिवाजों, आवश्यकताओं, उनकी क्या क्या वैल्यूज है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव है, उनको भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम समुदाय केंद्रित भी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि जो चीज मैंने आज पढ़ी है वो अगली क्लास में भी मेरे यूजफुल होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब, मान लो आप मैथ देखते हो, मैथ इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब आपका 6 से लेकर 8 तक का एक जैसा मैथ होता है, यानी कि सेम टॉपिक होते हैं, कभी खोल के देखना उनकी क्लास में, बस क्या है, लेवल हार्ड होता जाता है। 9th 10th का एक जैसा मैथ होता है। ठीक है, चैप्टर्स के नाम सेम सेम होते हैं, बस क्या है, डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा देते हैं। आगे है फ्लेक्सिबल, आपका जो भी कैरिकुलम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि जैसे ही मान ली इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सके। ठीक है, मान लीजिए अब जो हमारा पेंडेमिक आया था अभी 2019 में, महामारी वाला, उसको भी हमने जोड़ा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबिलिटी का, कि जो महामारी आई उसका एक ऐसे या उसके ऊपर जो भी कानून बने, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उनका सारा एक चैप्टर हमने अपने कैरिकुलम में ऐड कर दिया है। आगे है यूटिलिटी, कैरिकुलम ऐसा बनाना चाहिए जो आपको उपयोग हो सके, यानी कि ज्ञान ऐसा इसके अंदर आपको शामिल करना जो फ्यूचर में आने वाली सारी जितनी भी चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने योग्य आपको बना सके। आगे है आपका कीपिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं, ठीक है, ताकि पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार हो सके, टीचिंग मेथड्स, क्या लक्ष्य हैं हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर इवेल्युएशन, इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर कैरिकुलम बनाया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, भाई कैरिकुलम ऐसा बनना चाहिए जिसको पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्रिएटिव बने और कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाल के आए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारतीय समाज का नागरिक होने के नाते उन्हें वर्तमान और अतीत के समाज का ज्ञान भी होना चाहिए। इसीलिए तो हमें क्या है 10th तक हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री भी, मतलब साइंस में 4 चीजें पढ़ाई जाती है आपको, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक्स भी, ठीक है, ज्योग्राफी भी।
तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, जिसमें हमें क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पता लगे। आगे है कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, सिलेबस में ऐसा भी कैरिकुलम में ऐसा भी जो हमारे कल्चर को बचा कर रखता है। ठीक है, वैसे तो अब देखो कल्चर खत्म ही होता जा रहा है, लेकिन स्कूलों में कॉलेजों में जो प्रोग्राम कराए जाते हैं वो क्या है, हमारे कल्चर को आज तक बनाए रखे हुए हैं। उसके बाद है बीइंग टेंटेटिव रादर देन फाइनल, फाइनल नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि हो सकता है कि कभी जो जरूर आज हमने फाइनल कर दिया, कल को वो चीज चेंज हो जाए तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें, तो हमें इसको फाइनल नहीं करना है। इसमें क्या है, अगर हमें कोई जरूरत पड़ी तो वहां पर हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई नई धारा इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी करंट अफेयर, हमें क्या है, मेन तो क्या है इसमें जो एट करंट के जो मुद्दे हैं उनको शामिल करना चाहिए, और छात्रों को करंट इवेंट की बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन और क्रिटिसाइज प्रशंसा का की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि जिसके फलस्वरूप वे सत्य और अफवाहों में अंतर करना सीख सके। आगे फॉरवर्ड लुकिंग, हमें बच्चे को ऐसा बनाना है जो समाज में आगे की तरफ देखे, पीछे की तरफ नहीं देखे, उसको पिछला अतीत अच्छा ना लगे, उसको अपना फ्यूचर अच्छा लगे। आगे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन होता है सहयोग की भावना, हमें ऐसा बनाना है जिसमें क्या आपस में एक दूसरे का सहयोग भी हो सके। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, देखो हम किसी को तभी पढ़ा सकते हैं जब उसकी पढ़ने की इच्छा है। ठीक है, तो कैरिकुलम एक ऐसा बनाओ ताकि जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उसका भी पढ़ने का मन करे, वह भी रेडी हो। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल। ठीक है, 14 में से कम 8 प्रिंसिपल आपको करने हैं, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, आज हो ही जाएगा ये खत्म, 4.6 लास्ट है, यानी कि 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर कल से नई यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। देखिए आगे है आपका कैरिकुलम और पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ज्ञान के रिप्रेजेंटेटिव समावेशन व सेपरेशन पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें बताया गया है नॉलेज एंड पावर, रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट सोशल वर्क एंड जेंडर इशू इन द कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न सामाजिक समूह के ज्ञान का प्रतिनिधित्व, समावेशन व पृथकीकरण। शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक विकास तभी संभव होता है जब इसके डायनेमिक पाठ्यक्रम अनुसार बनाया जाए। ठीक है, पाठ्यक्रम हमारा कैरिकुलम तभी सफल होता है जब उसको हम डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक का मतलब कि जब भी हमें जरूरत पड़े तो उसमें हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं में विभिन्न सामाजिक समूहों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व, समावेशन, पूर्व सामाजिक समूहों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को निम्नलिखित रूपों से प्रकट किया गया है कि शैक्षणिक समानता उपलब्ध कराने के लिए और शैक्षणिक विषमताओं को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम अत्यधिक सहायक होता है, और जो कैरिकुलम है वही पाठ्य पुस्तकों के में डिफरेंट सोशल ग्रुप के लिए ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। परोड़ों को समानता के लिए शिक्षा, परोड़ों की समानता के लिए शिक्षा, ये पॉइंट दिया। दूसरा सह शिक्षा, कोएड एजुकेशन, जो आप स्कूल में लेते हो बॉयज एंड गर्ल्स। परोड़ों की समान शिक्षा में क्या है, साक्षरता मिशन शुभारंभ किया गया, यानी कि साक्षरता मिशन चलाया गया, जिसमें ये बोला गया कि अगर अनपढ़ जितने भी बुजुर्ग हैं हमें उनको भी इस लायक बनाना है ताकि वे अपना सिग्नेचर कर सके। दूसरा है सह शिक्षा, सह शिक्षा की बात की गई जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर सहयोग से और समानता की भावना से जहां पर पढ़ रहे हैं तो वो सह शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा, यानी कि जिन व्यक्तियों तक अगर शिक्षा की पहुंच नहीं है तो उसके लिए भी हमें, यानी कि कुछ ऐसी शेड्यूल कास्ट है या जनजातियां हैं जो बहुत गरीब हैं और गरीबी के कारण नहीं पढ़ा पाती, तो उनके लिए भी हमें क्या है, पाठ्य पुस्तकें जितने भी स्टेशनरी वगैरह है, इसके लिए सरकार ने RTE 2009 लागू किया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद अल्पसंख्यकों की समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों की समानता के लिए कि जो माइनॉरिटीज में है, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, कुछ सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। ठीक है, जैसे उनको पुस्तकालय में या फिर उनको वो दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, रिसर्च सेंटरों का प्रावधान बना दिया। ठीक है, ये वाले। उसके बाद है वशिष्ठ बालकों के लिए शिक्षा, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में भी इन्होंने यहाँ पे योगदान दिया है। एक आते हैं आपके प्रतिभाशाली बच्चे, सुपर जीनियस बच्चे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी क्या है,
प्रतिभाशाली बालक में जिनका इक्वल 130 से अधिक होता है, तो उनके लिए स्पेशल कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूलों में, नाम भूल गई मैं, सुपर 100 वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक और नाम था उनका, क्या था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि स्कूलों में उनको 100 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उन बच्चों की फिर अलग से क्लासेस लगाई जाती है। बुनियाद वाले बच्चे बोलते हैं इनको, बुनियाद, ठीक है। तो बुनियाद वाले बच्चों को फिर एक अलग से उनकी वो बनाई जाती है, वो टाइम से उनकी क्या, फिर सुपर 100 में बच्चे आ जाते हैं, सुपर 100 में उन 100 बच्चों को नीट और जेई की तैयारी फ्री करवाई जाती है। ये है आपके प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का जो पैटर्न उन्होंने दिया। आगे, शारीरिक अपंगता की समानता के लिए शिक्षा, ठीक है। समाज में कुछ अन्य आम लोगों की उन्नति की तरह समान उन्नति के लिए नई शिक्षा नीति में बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्रावास उपलब्ध करवाने, ठीक है, कुछ जैसे महिला, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, या फिर जो शारीरिक रूप से अपंग है, उनको भी समानता का पूरा अधिकार दिया गया कि भाई आप आओ पढ़ो, आपको भी बराबर अधिकार है नॉर्मल बच्चों के, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। और इसके लिए आगे इसमें पाठ्य पुस्तकें और पुस्तकों के बारे में भी लिखा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विशिष्ट विकलांगों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और अंधे बहरे बालकों के लिए। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पाठ्य पुस्तकों को व्यावसायिक बनाना, तकनीकी शिक्षा को शामिल करना, विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम चालू करना, पाठ्य पुस्तकों द्वारा न्यू वैल्यू डेवलप करना। अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, उनमें राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इवैल्यूएशन करना, अल्पसंख्यक वर्गों में महिलाओं की शिक्षा और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। वशिष्ठ बालकों के लिए क्या है, बिजनेस ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, योग्यता अनुसार कैरिकुलम का निर्माण करना, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सिखाना बच्चे को, कताई बुनाई, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद है भाई आपका पिछड़े बालकों के लिए क्या क्या है। आगे आता है आपका पिछड़े बच्चों के लिए दर्शन सर्व सामग्री का उपयोग करना, योग्य कुशल नागरिक बनाना, इंटरेस्ट बनाने के लिए पाठ्य को कैरिकुलम एक्टिविटी भी आयोजित कराना, व्यावसायिक विषयों का समावेशन, चित्रकला, कलात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोत्साहन देना, उनको सेल्फ स्टडी की प्रेरणा देना, ठीक है। एजुकेशन जितने भी फेयर लगते हैं या प्रदर्शनियां लगती हैं वहां पर उन बच्चों को लेके जाना, और अंधे बहरे बच्चों के लिए उनको निवार, चटाई, दरी, मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग देना, ब्रेल लिपि से उनको पढ़ाना, ठीक है, हस्तकला का ज्ञान उन्हें देना और नृत्य संगीत उपकरणों का वादन। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं कि हमने जो ये अलग अलग जो सोशल ग्रुप है उनके लिए एजुकेशन के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अंडरस्टैंड। नारी शिक्षा वाला है, नारी शिक्षा वाला खुद करोगे, तुम सारी की सारी नारी आई हो, ठीक है। कि नारी शिक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, पढ़ लोगे ना ये वाला, नारी शिक्षा वाला, और समझ में भी आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो। देखो एक बार बता देती हूँ, नॉलेज से आपका क्या अभिप्राय है, आपकी इंद्रिय अनुभव से क्या अभिप्राय है, ठीक है। उसके बाद है आपका शब्द और आप्तवचन ज्ञान से लॉ ऑफ ग्रेविएशन क्या होता है, ज्ञान के कितने टाइप होते हैं, श्रुति जैन दर्शन के अनुसार अवधि ज्ञान, केवल्य ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान, ठीक है। तर्क बुद्धि ज्ञान की 5 विशेषताएं, संवेद समझ। कल अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि इस वीक में ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाए, 2 यूनिट और रह गई हैं इसकी, नहीं हुई तो फिर
नेक्स्ट वीक में फिर ये दिक्कत आएगी ना तुम्हारी, वो एसआईपी शुरू हो जाएगी। तो एसआईपी से पहले मैं इस बुक को कंप्लीट कराना चाहती हूँ। आज 4 तारीख हो गई ना, यानी कि हमारे पास 10 दिन है, हो जाएगी, है ना? 2 यूनिट है। ठीक है बेटा, अब नारी शक्ति वाला आपको पढ़ के आना है। शॉर्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लेना, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। फिर हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो क्लास। चैप्टर में तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन मुझे ना टाइमिंग के बारे में कुछ बात करनी थी। सानिया बेटा कॉल करके बता देना, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओके मैम।